नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो संविधान की लड़ाई जेन जी पर आई। दरअसल नेपाल में जेन जी की आक्रामक राजनीति और तख्ता पलट की गूंज अब भारत तक पहुंच गई है। राहुल गांधी ने जेन जी को संविधान की रक्षा का सिपाही बताया तो बीजेपी ने इस बयान को देश तोड़ने वाला करार दिया। वहीं कांग्रेस बचाव में उतरी और कह दिया कि जेन जी लोकतंत्र की असली ताकत है। आइए देखते हैं कैसे जेन जी का मुद्दा नेपाल से निकलकर देश सहित मध्य प्रदेश की सियासत तक को गरमा रहा है। एक खास रिपोर्ट देखते हैं, फिर खास मेहमानों के साथ एक खास चर्चा को शुरू करेंगे। राहुल गांधी का एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि जेन जी छात्र और नौजवान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल ने दरअसल कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का हवाला दिया था और दावा किया था कि 6018 वोटर्स के नाम सूची से गायब कर दिए गए। वहीं अब जेन जी की लेकर ये पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, नेपाल जैसी स्थिति भारत में लाना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को जनता से माफी मांगना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव किया, बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी के पास सबूत है। पार्टी बोली बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है। ये महात्मा गांधी के सपनों के भारत में आग लगाना चाहता है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहता है। ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना चाहता है। तुम माओवादी से प्रेरित हो रहे हो, तुम आतंकवादियों से प्रेरित हो रहे हो, तुम पाकिस्तान के आईएसआई से प्रेरित हो रहे हो, तुम विदेश के इशारे पर भारत में षड्यंत्र रच रहे हो। क्या समझ है उनकी? राहुल जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये देश युवाओं का है और युवाओं को बढ़ चढ़कर देश की तरक्की में, देश के निर्माण में और देश की डेमोक्रेसी में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब जिनका जैसा मानसिकता होगी वैसे ही सोचेंगे ना। देश को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके मन में उपद्रव रहता है, हमेशा उपद्रव करते हैं तो हर बात में उपद्रव दिखता है। राहुल गांधी जी का क्लियर है कि आज जो हमारी आबादी युवाओं की ज्यादा है और युवा आगे आए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, युवाओं की जनरेशन है, जेन जी जिनको कहा जा रहा है, वो आगे आए और देश में जो डेमोक्रेसी है उसमें अपना योगदान प्ले करें। नेपाल से उठी जेन जी की लहर अब भारत की राजनीति का नया एजेंडा बन गई है। राहुल गांधी इसे संविधान की ढाल मान रहे हैं, बीजेपी इसे देश तोड़ने वाला नारा बता रही है, कांग्रेस इसे युवाओं की ताकत कह रही है। अब देखना होगा कि क्या वाकई जेन जी भारत की सियासत की दिशा बदल पाएगा या नहीं। बड़ा सवाल ये भी कि क्या वाकई नई पीढ़ी संविधान और लोकतंत्र की सबसे मजबूत रखवाली बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। बात इतनी साफ है कि नेपाल में तख्ता पलट, हिंसा जेन जी के जरिए भले ही लाई गई हो, लेकिन उसमें साजिश कुछ और थी। वहां पर सरकार को गिराया गया। लेकिन बात यह है कि जेन जी जैसी अगर स्थिति, परिस्थिति और वो ताकत भारत जैसे एक बड़े देश में बनती है तो क्या असर होगा। दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, और प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं शिम्पी जी आपसे। जेन जी के लिए ये बात रखना राहुल गांधी जी को अब कितना शोभा देता है सियासत में, ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं के लिए क्या इस मैसेज के जरिए क्या कुछ साबित करना चाह रहे हैं राहुल गांधी? एक आह्वान तो है अच्छा खासा जी का हर भाषण इस विश्वास का प्रतीक है कि लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान की मर्यादा अक्षुण्ण रहे, युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिले और स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सबको समान रूप से मुहैया हो। और जेन जी को लेकर जो उनका समर्थन है वो भी इस बात का प्रतीक है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन ना हो, संवैधानिक पदों को भ्रष्टाचार का औजार न बनाया जाए, युवाओं के सपनों को बेरोजगारी की आग में न झोंका जाए और महिलाओं में असुरक्षा का भाव विद्यमान न हो। और हम
महात्मा गांधी जी की अवधारणा पर चलने वाली पार्टी है, जिन्होंने सदैव अहिंसा को ही अपना शस्त्र माना और दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया। तो हम कभी भी हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, जो पीर पराई जाने रे। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ प्रियंका जी भी हैं। प्रियंका जी, ये बात इसलिए हो रही है ताकि युवाओं को एक आह्वान किया जा सके, और साफ तौर पर सिम्पी जी ये कह रही हैं कि अहिंसा परमो धर्म, यही कांग्रेस की रीति नीति है, और गांधी जी के विचारों पर चलने वाली कांग्रेस अहिंसा पूरी तरह से अहिंसक है। इसे इस तरह से जोड़कर ना देखा जाए। प्रतिक्रिया आपकी पार्टी की? सर्वप्रथम, जहां जिस पार्टी में 55 का बचपन हो, वहां युवा की क्या परिभाषा होगी, पहले ये समझना पड़ेगा कि वहां युवा किस उम्र के व्यक्ति को युवा कहा जाएगा। हाँ। क्योंकि 55-56 तक तो व्यक्ति वहां पर बचपन में जी रहा है, मंद बुद्धि बालक बुद्धि है, तो क्या बात करेंगे। इसके पहले एक बयान और आया था पांडे सर, आपको याद हो जब बांग्लादेश में हिंसा फैली थी जी, तो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि भारत में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। मुझे तो कहीं अराजकता वैसी नजर नहीं आई कि उस स्थिति पे देश हमारा पहुंच चुका, और मैंने नहीं, पूरी मीडिया ने धिक्कारा था इस बयान को कि ये किस प्रकार का बयान है और अराजकता फैलाने वाला बयान है। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की जेन जी की बात कर रहे हैं, जिस वाई जनरेशन के बाद जेड जनरेशन, युवाओं के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, और लोकतंत्र की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोकतंत्र की बात कर कौन रहे हैं? प्रजातंत्र को खत्म करने वाले और राजतंत्र के अनुयायी लोग अगर लोकतंत्र प्रजातंत्र की बातें करेंगे तो बड़ी हास्यास्पद लगती है। क्षेत्रीय दलों की अगर मैं बात करती हूँ तो ममता बनर्जी अपने भतीजे को लॉन्च करने में लगती है। समाजवादी पार्टी की बात करती हूँ तो यादव परिवार की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। अगर हम और भी ऐसे क्षेत्रीय दलों पे जाएंगे तो परिवार के द्वारा संचालित होने वाली पार्टियां हैं, जिसका बना हुआ पूरा गठबंधन INDA की। और ये लोग लोकतंत्र की बात करते हो, वो लोग जिन्होंने लोकतंत्र को कुचलने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर सबसे पहले बाउंड करने वाले खुद नेहरू जी थे। 19 अगर बातें आर्टिकल 19 की बात करते हैं, हम RTI को बाधित करने का सबसे पहला काम तो नेहरू जी ने किया। संविधान को कुचलने का काम अगर हम बात करते हैं, आज भी नजीर बने हुए हैं वो केसेस जिसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई थी, और पूरी तरीके से जनता जब उद्वेलित हुई थी, और दिनकर जी की कविता आई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये सारी चीजें देख करके बात तो साफ नजर आती है कि जो लोग अराजकता को फैलाना चाहते हैं, और जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है विदेशों में, उसको समर्थन करना, उनके साथ खड़े होना, बार बार भारत की शांति व्यवस्था को, परिदृश्य को, उस अस्थायी और उस अराजकता से हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करना, ये अपने आप में शर्मनाक है। क्योंकि भारत में अगर जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम को अगर हम समझते हैं तो ये तो सनातन है, और ये वही सनातन है जिसे डेंगू, मलेरिया, एड्स कह करके आप लोग बार बार लज्जित और उसको बार बार अपमानित करने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं लोगों के ऊपर आप लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो पहले तय करना चाहिए कि आपकी मानसिकता है कौन सी। और ये मैं नहीं कहती, हमें भी समझना होगा। कृष्णन जी ने कहा है जी, हमें भी समझना होगा कि कल बीते दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद राहुल गांधी का ये पोस्ट किस तरह से अभी सियासत को गरमा रहा है, चर्चा में हम लौटेंगे। उससे पहले बीते दिनों राहुल गांधी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में वो ये कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई थी वोट चोरी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। सुनते हैं। 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है, और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिनों की थी। राहुल गांधी
विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब सवाल करते हैं शिम्पी जी से। शिम्पी जी, अभी बात प्रियंका जी ये कह रही थी कि पूरी तरह से नेपोटिज्म की ये जो जड़ में जकड़ा हुआ विपक्ष है, ये चाहता है देश को अस्थिर करना, और जैसा विदेशों में हुआ, जैसा दूसरे देशों में हुआ, वो ऐसी स्थिति भारत में लाना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस नहीं बल्कि देश की आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना होगा, क्योंकि अभी भारत बहुत अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि भारत अभी विकसित तो नहीं बना, लेकिन विकासशील देशों की सूची में उसका अग्रणी स्थान है। अब इसको लाने में सिर्फ भाजपा का योगदान नहीं है, ये समावेशी विचार के साथ हमारे देश की जो एक प्रोसेस है वो चल रही है। लेकिन बात ये है सिम्पी जी, अगर ये जेनजी वाले जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि लोगों को यही पता है, अभी ज़्यादातर लोगों से आप पूछेंगे जेनजी तो वो नेपाल का जिक्र करने लगेंगे। नेपाल में क्या हिंसा हुई, नेपाल में कैसे तख्ता पलट हुआ, ये हमने देखा। पर इस तरह से तो भारत में सरकारें अस्थिर नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतने आगे तक आने के बाद भारत जैसे देश में। देखिए विवेक जी, 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस का उदय हुआ था, तब से लेकर आज तक लगभग 61 राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रह चुके हैं। जिनमें से लगभग जो 90% अध्यक्ष हैं वो गैर गांधी परिवार से आते हैं, चाहे वो दादा भाई नारोजी रहे हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सरोजिनी नायडू हो, सीताराम केसरी हो, के कामराज हो या पीवी नरसिम्हा राव रहे हो। और अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब कभी भी नेपोटिज्म या वंशवाद के हिमायती नहीं रहे, बल्कि इन्होंने जन सेवा को ही अपना भाव माना और राष्ट्र प्रथम की दृष्टि से ही उन्होंने काम किया। तो राहुल गांधी जी भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और जहां तक जेनजी की बात है तो वो किसी नेपोटिज्म को प्रमोट करने के हिमायती नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि जो राजनीति है वो सत्ता को हथियाने का मार्ग नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इतना दाद देना चाहूंगा, लोकतंत्र की बात तो हम कर ही रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में रहकर आप नेपोटिज्म की वकालत कर रही हैं और डिफेंड कर रही हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ठीक है, देखिए नेहरू जी नो डाउट इस देश के जब प्रधानमंत्री बने तो देश में बहुत अस्थिरता थी, देश के पास पैसा नहीं था। नेहरू जी ने इस देश को स्टेबल करने का कार्य किया, लेकिन हम नेपोटिज्म से दूर रहें। फिर नेपोटिज्म पे आएंगे तो इंदिरा गांधी हैं, फिर संजय गांधी हैं, फिर राजीव गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, वरुण गांधी हैं, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, फिर ये बहुत लंबी चेन चलती रहेगी। आप अच्छी बात कर रही हैं, उसकी पूरी आपको इजाज़त है, क्योंकि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। लेकिन नेपोटिज्म पर ये मत कहिए कि हम नेपोटिज्म की राजनीति नहीं करते, क्योंकि फिर मैं बैठा हुआ आदमी एकदम अनपढ़ लगूंगा लोगों को कि इन्हें कुछ पता नहीं है, नेपोटिज्म पर यहाँ बातें हो रही और ये कुछ कह भी नहीं पा रहे। तो इतना नहीं, ठीक है, सबकी अपने अपने पार्टी के इंटरनल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। प्रियंका जी, बात सीधी है कि युवाओं को देखिए, अभी रोजगार में जो युवा लगे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि भाई भारत देश में हमारी कमाई का दायरा बढ़ जाए। ठीक है, जो हमारे ऐसे युवा हैं जो विदेश जाना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी आय के तौर पर भारत को ही पैसा देते हैं। पर अगर ये जो जेनजी वाला कोटेशन है और अभी युवाओं में ये दौड़ रहा है नेपाल के संस्करण को लेकर, क्योंकि नेपाल हमसे अछूता देश नहीं है, रोटी बेटी का रिश्ता वाला देश, और बिल्कुल ऐसा पड़ोसी कई बार तो हमें लगता ही नहीं है कि वो दूसरा मुल्क है, इतना कनेक्शन है हमारा। लेकिन अगर ये जो भीड़ वाला उपद्रव वाला मैसेज अगर जाएगा युवाओं में तो ये किस तरह से युवाओं को प्रभावित करेगा? वैसे तो नहीं जाना चाहिए। सर्वप्रथम विवेक जी, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ का युवा राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी युवा है, और आज से नहीं, ये पूर्वोत्तर रहा है, जो कि स्वामी विवेकानंद का अनुगामी रहा है।
तो ये चीज को अगर हम बात करें और जिस प्रकार की डाइवर्सिटी हमारे पूरे देश में है, तो आज का हमारा युवा मंगलयान चंद्रयान पे खुश होने वाला युवा है। आज का हमारा युवा जो है वो जब सेना का शौर्य को देखता है तो अपने अंदर उस तेज को उस महसूस करता है और उन सेना के शौर्य के साथ खड़ा होता है। आप इसके लिए देख सकते हैं, पहलगाम की बात करें या हम और भी जितने एयर स्ट्राइक्स हुई है, जितने भी शौर्य के कार्य हुए, आज आप देखिए युवा कंधे से कंधे मिला के। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं बात करूं विवेक जी, कि कोविड जैसे पैंडेमिक में हमारा युवा रोटियां लेकर के सड़कों पर खड़ा था। जो प्रवासी हमारे जो जा रहे थे दूसरे अंतरराज्यीय, जब हमारे मजदूर सफर कर रहे थे तो युवा कंधे से कंधे मिलाकर के सेवा दे रहा था। यह है हमारा युवा। और हमारा युवा वो युवा है जो कि अपनी ओजस्विता से, अपने तेज से, अपने जो कह सकते पराक्रम से देश को बदलने में लगा हुआ है। जिसके लिए अगर हम बात करते हैं तो जहां हजारों स्टार्टअप्स होते हैं, आज लाखों स्टार्टअप्स के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से हमें शौर्य दे रहा है और हमें संबल दे रहा है। ये है हमारा युवा जो कंधे से कंधे मिलाकर के आज अगर हम बात करें वो खुद का स्टार्टअप खड़ा करता है। भारत में अगर हम बात करें स्वदेशी के साथ चलने के लिए आगामी हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत में अपना पूरा सहयोग दे रहा है जिस तरह से वो दे सकता है। तो ये चीज अगर हम अपने देश में अप्लाई करना चाहें तो ये हमारे युवा वर्ग का भी अपमान होगा, जो उनकी ऊर्जा है उसका अपमान होगा, जो उनके भाव है उसका अपमान होगा। मेरी बहन जो है वो बहुत स्पष्टवादी है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने 2-3 नाम वाले बात करी, सरदार पटेल की बात करी उन्होंने। तो सरदार पटेल जी के साथ क्या हुआ था बहन, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते, वरना हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल ही होते। तो हम उन पर चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। मैं फिर आपका वही ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगी कि हम वो लोग हैं जो स्पष्टवादिता से, मेरी बहन हो चाहे वो अपने स्तर पे प्रयास करें चाहे मैं अपने स्तर पे प्रयास करूं, परंतु मेरे देश में अराजकता की स्थिति नहीं है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, विचारधारा विपरीत हो सकती है। आप मैं कहती हूँ समस्याएं अगर है तो आप समाधान लाइए ना। सड़कों पे आने से पहले सदन में विषय अपने प्रश्न उठाइए ना। सदनों में आकर के चर्चा करने की जगह आप लोग वॉकआउट करते हैं। वहां पर बहस क्यों नहीं करना चाहते? प्रियंका जी, अभी जो राहुल गांधी समेत विपक्ष हमलावर है, खासतौर से राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं कि पहले एसआईआर के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया गया, फिर कल वो तमाम डेटा लेकर आ गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट चोरी हुई। उन्होंने ये भी बताया कि फर्स्ट टाइम वोटर के साथ किस तरह से धांधली हुई। तो वो साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल ये एक हो गए हैं। जी विवेक सर, अगर मैं बात करूं तो बूथ कैप्चरिंग किसके शासनकाल में होती थी? मतदान पेटियां किसके शासनकाल में लूटी जाती थी? बंदूकों के दम पर हमेशा चुनाव कौन के शासनकाल में होते थे? और एसआईआर क्या पहली बार हो रहा है? क्या इस हर राज्य में एसआईआर हमेशा नहीं होता आया है? क्या मतदाता सूची को पहली बार पुनरीक्षण किया जा रहा है? और जिस समय होता था, अगर मैं अभी बात करूं, इतने सारे चुनाव आयुक्त को पहले राज्यसभा सांसद बनाया गया, जिसमें अगर पंत जी की बात करती हूँ, एमएस गिल जी की बात करती हूँ, कितने राज्यसभा सांसद राज्यपाल बने। द्विवेदी जी की मैं बात करती हूँ, क्यों बनाए गए थे? तो क्या ये पहली बार उन्हें किस चीज का पारितोषिक दिया गया था? वो तो शासकीय नौकरी करके आए थे। मेनन जी की बात करूं, शासकीय नौकरी करने वालों को बाद में उन नौकरी से जब वो चुनाव आयुक्त जब रिटायर्ड हुए उसके बाद में उनको राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा के बाद में अलग अलग स्टेट्स का राज्यपाल बनाया गया। तो ऐसा उन्होंने देश के लिए क्या किया था जो उनको उस समय जो पारितोषिक दिए जाते थे? और जब मतपेटियां लूटी जाती थी, और वीडियोस आज की डेट में तो आप ये देखिए, सोनिया गांधी जब वोट डालने जा रही है तो 4 लोग उनके साथ वोट डालने जा रहे हैं। तो ये कौन सी गोपनीयता है मतदान की? पहले ये तो बताइए। मैं कहती हूँ मुद्दों पे राजनीति कीजिए, समस्याएं बताइए, समाधान बताइए, और एक नैतिक और एक बात कर सकती हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ विपक्ष का फर्ज निभाइए, परंतु अराजकता का कोई स्थान नहीं है, झूठ का कोई स्थान नहीं है। आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से झूठ पूरी तरीके से पर्दाफाश हो जाता है, फिर फुस हो जाता है, बम, और कुछ नहीं रहता। अब मौका देते हैं शिम्पी जी को। शिम्पी जी, क्या ये बात आप लोग पूरी तरह से साबित कर पाएंगे कि वोट चोरी हुई? और ईवीएम के बाद ये जो नया सिलेबस है इस देश की सियासत का, खासतौर से कांग्रेस की ओर से, सबूत भी है इसमें, और आप ये कह रहे हैं कि एक एक करके हम सारी चीजें प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन फिर ईसीआई सवाल करता है कि राहुल गांधी एफिडेविट दायर कर दें, और बीजेपी ने भी लगभग यही बात कही कि सबूत है तो एफिडेविट दायर कर दीजिए और
पेश कर दीजिए सब चीजें। देखिए विवेक जी, सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे कि आपका हम पूरा सम्मान करते हैं, तो आप इस तरह की पंक्ति का प्रयोग न करें कि सुनने वाले मुझे मूर्ख समझेंगे। आप हमारी दृष्टि में मूर्ख नहीं है, बल्कि लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता डिबेट में ये कहे कि हम नेपोटिज्म के खिलाफ है, तो फिर ये तो अब 2025 अब 1947 से फिर मुझे इतिहास को फिर से रिकॉल करना पड़ेगा, तो मैं उसमें जाना ही नहीं चाह रहा। और मैंने तो देश के वो चर्चित नाम बताए जिसे 2 से 3, 4, 5 पीढ़ियां जानती है। मैं तो उनके ट्रीज की ब्रांचों में गया ही नहीं, ब्रांच में जाऊंगा तो फिर एक एक करके नाम आएंगे। भाजपा का हिस्सा है। खैर चलिए, उस मुद्दे पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल जो आप वोट चोरी और ईवीएम की बात कर रहे हैं, जी, तो फिलहाल जो आप वोट चोरी और ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो देखिए वोट चोरी के प्रमाण हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जनता की अदालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने स्पष्ट रूप से रख दिए हैं। जहां तक बात है एफिडेविट की, तो हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो देश के सबसे बड़े पंचायत में अपनी शपथ एक बार ले चुके हैं और उन्हें बार बार किसी शपथ की आवश्यकता है नहीं। और चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, जो भी कर्नाटका इलेक्शन कमीशन ने उनके सामने सवाल रखे हैं वो उनका जवाब दे। और हमें लगता है कि जब आदरणीय राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो छटपटाहट है वो समझ से परे है। उन्होंने सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं किए हैं, चुनाव आयोग से किए हैं। अनुराग ठाकुर हो या रविशंकर प्रसाद जी हो, वो क्यों आनंद फानंद में इस पर प्रेस वार्ता करने लगते हैं, वो क्यों इस पर स्पष्टीकरण देने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये संशय तो पैदा करता ही है। हमने तो चुनाव आयोग के सामने तथ्य रखे हैं और चुनाव आयोग से हम सीधा सा स्पष्टीकरण चाहते हैं। और चुनाव आयोग को बगले झांकने की बजाय और माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी से किसी एफिडेविट की मांग करने की बजाय उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता की अदालत में वो सबूत रख देने चाहिए जिनके ऊपर राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं। चलिए, ये बात क्लियर है। लेकिन प्रियंका जी, ये सवाल उठता है कि चुनाव आयोग पर, ईसीआई पर आरोप राहुल गांधी कांग्रेस लगाती है, तो बीजेपी क्यों डिफेंड करती है इसको? देखिए, गवर्नमेंट हमारी है, जिम्मेदारी तो बनती है। दूसरी चीज, मेरी बहन ने इतने अच्छे से कहा, पर इनके ही मंत्री ने कर्नाटक में जब ये कहा कि एसआईआर जब हुआ था तो हमारे बूथ एजेंट्स क्या कर रहे थे, इसमें तो हमारी भी मिस्टेक है, उन्हें निष्कासित क्यों कर दिया जाता है? वो तो इनके बीच के व्यक्ति ही कह रहे हैं कि उसमें कोई धांधली नहीं हुई। अगर धांधली होती है तो हमारा इलेक्शन इनवैलिड है। अगर हम बात करते हैं कश्मीर में, जब ने ईवीएम पे, तो उमर अब्दुल्ला जी ने इनके ऊपर कहा कि ईवीएम गलत नहीं है, तो इन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया क्योंकि इनके घटक दल उसमें विरोध करने लग गए कि वे बंगाल चुनाव कैसे जीत गए। यहाँ तक कि कोर्ट भी कहने लग गया कि जहाँ जीत जाते हो वहां ईवीएम पे सवाल नहीं करते हो। तो अब नया सिलेबस लाया गया, वोट चोरी। अब वोट चोरी, पवन खेड़ा जी के 2 आइडिया निकले, उनकी पत्नी का भी, तो जब उनसे सवाल किए गए तो वो उस पर जवाब नहीं देते हैं। तो आप सबसे पहले अपने लोगों से तो पूछिए कि वो किस साइड बैठना चाहते हैं। अब ऐसे में स्थिति हो जाती है, राहुल जी कुछ कहते हैं, उनके लोग कुछ कहते हैं, तो पहले अपने पार्टी के बीच में विमर्श कीजिए। और चुनाव आयोग ने आप लोगों को डेलीगेशन को बुलाया था बात करने के लिए, वहां भी हंगामा आपने बरपा दिया, सदन में हंगामा, सड़क पे हंगामा, डेलीगेशन में हंगामा, तो चर्चा कहाँ होगी? पहले ये तो तय कीजिए। चलिए, दुरुस्त बात है। और समय भी अब इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों पैनलिस्ट, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, प्रियंका दुबे जी, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संविधान की ये लड़ाई और जेनजी को लेकर जो कोर्ट किया गया है वो भारत देश के लिए कितना दुरुस्त है, ये फैसला हम आप पर छोड़ जाते हैं। लेकिन सियासी फैसले पर जनता क्या मुहर लगाएगी? समय भले ही अभी प्रतिकूल दुनिया को दिखाई दे रहा हो, लेकिन भारत में बेहद अनुकूल समय ही चल रहा है, क्योंकि भारत लगातार अग्रसर है अपने युवाओं की ताकत और अनुभवों की बदौलत। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PS TV। नमस्कार।